Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. और आज आपको मालूम है एग्जामिनेशन आने वाले हैं. ऑफ कोर्स हमसे ज़्यादा कौन जानता है ये बात कि एग्जामिनेशन आने वाले हैं. अभी तक एक्चुअली अपन चैप्टर्स तैयार कर रहे थे. चैप्टर्स तो हम साथ में तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ आपको मालूम है, जैसे कि हमने जो सिलेबस ओवरव्यू डिस्कस किया था, राइट. तो सिलेबस ओवरव्यू में एक और चीज़ है कि 30 मार्क, तकरीबन 30 मार्क्स का आपका क्या कवर होने वाला है. आपका कवर होने वाले हैं आपकी राइटिंग स्किल्स. ठीक है, राइटिंग स्किल्स इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एकदम से अगर मैं बात करूँ कि हम रातों रात एकदम उसमें वी विल गेट वेरी वेरी गुड विथ इट, या हम एकदम परिपक्व हो जाएंगे, या हम एकदम से बहुत बेहतरीन लिखने लगेंगे. सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन हैपन, राइट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे आप होन करते हैं अपने राइटिंग स्किल्स, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट. सो आज जो हम चीज़ कर रहे हैं, ऑफकोर्स क्लास 9th एंड 10th आप दोनों ही यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज दोनों में ही राइटिंग स्किल्स की वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. अगर हम ये बात करते हैं कि राइटिंग स्किल्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं. एक आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट की जाती है, एक आपकी स्किल्स टेस्ट की जाती हैं. आपकी स्किल सेट टेस्ट किया जाता है कि आप कितना कोहेरेंट लिख पा रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी या आपकी जो लेक्सिकल रिसोर्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका सिंटेक्स कंस्ट्रक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके ग्रामर पे पकड़ कितनी है, या आप अगर कोई बात आप कह रहे हैं तो आप उसको कितनी सही तरीके से या कितने अच्छे वे में या आप कितने इम्पैक्टफुल वे में उस बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब जैसे क्लास 9th और 10th की हम बात करते हैं, तो आपने उसमें देखा होगा, उसका दोनों का ही जो पहला पार्ट है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें लेटर राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना. एक में अगर आप बात करते हैं तो एक में फॉर्मल लेटर राइटिंग की बात होती है क्लास 10th में, बाकी में इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की बात होती है. लेकिन लेटर राइटिंग अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज मैंने एक ऐसे टॉपिक के साथ स्टार्ट किया है. इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में ऑफ कोर्स यू नो दैट जब आप अपने फ्रेंड को या मित्र को या किसी को किसी समारोह में ओकेजन पे इनवाइट करने के लिए करते हैं, तो दैट इज़ नॉर्मली इनफॉर्मल राइटिंग, राइट. और फॉर्मल राइटिंग हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी विभाग के अध्यक्ष को, या आप कह सकते हैं कि आपने स्कूल की प्रिंसिपल को आपने लेटर लिखा है, या आपने किसी कोई पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को लेटर लिखा है, तो वो सब अगर हम कह सकते हैं किसी डिपार्टमेंटल हेड को आपने लेटर लिखा है, तो उसको हम ऑफिशियल लेटर राइटिंग कहते हैं. ठीक है, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल आपको डिफरेंस मालूम है. अब आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक ऐसा टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको, अगर एक मैं बोलूँ जो बहुत कॉमनली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही वे में आपके लिए मददगार होगा. आप उसको क्या कह रहे हैं, मैंने एक बात की है, लेटर टू द एडिटर. लेटर टू द एडिटर, आप जो न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, राइट, उसमें आपने एडिटोरियल कॉलम्स वगैरह देखे होंगे, जिसमें एडिटोरियल जो है, जो संपादक है, उसके कॉलम आता है. उसी में लेटर टू द एडिटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल लोगों ने कम कर दिया है, लेकिन अगेन इट इज़ कमिंग बैक इन वोक, क्योंकि आपके सोशल मीडिया का टाइम आ गया है. लोग जो हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया हैंडल पे या ट्विटर अकाउंट पे लिख देते हैं, बट नथिंग बीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर बाय हैंड, राइट. अब उसको आपको कैसे लिखना है, ये क्रिएटिव राइटिंग में ये देखा गया है कि अगर आप पहले के पेपर्स देखते हैं, या अगर आपको बताया गया होगा क्लास में भी, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट द अंडर हेड्स ऑफ इट, कि अगर हम देखते हैं लेटर टू द एडिटर, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एक मोटे मोटे तौर पे समझ में आ जाएगा. एक मोटे मोटे तौर पे हम एक फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेंगे कि भाई अगर हमें लेटर ड्राफ्ट करना है तो उसको हम किस तरह से करते हैं, हमें क्या क्या उसमें पॉइंट्स जो हैं उसमें हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं, किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, बॉडी क्या होगी, उसके जो जो आप कह सकते हैं एक जो जो कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, और फाइनली एंड पॉइंट या कंक्लूजन या इन अ नटशेल आप क्या बोलना चाहते हैं, राइट. सो यही चीज़ें, यही फॉर्मेट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लेटर टू एडिटर में. ठीक है, नाउ लेटर टू एडिटर ये फॉर्मेट है. अगर मैं आपको एक बात कर रही हूँ, हम सबसे पहले चेकलिस्ट की बात करते हैं. ये यहाँ पे मैंने एक पेपर का, किसी का आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट है, किसी न्यूज़पेपर का, ठीक है, किसी नेशनल डेली का आप न्यूज़पेपर एक्सट्रैक्ट मान सकते हैं. और उसमें क्या किया गया है, एक जो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है वो इस तरह का फॉर्मेट लिखा गया है. ठीक है, लेटर टू द एडिटर ये एक फॉर्मेट है. ये आपको कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई वो दे दिया, मैंने आपको, जैसे आपको क्रिएटिव राइटिंग में दिया जाएगा ना कि भाई आपको कोई सिचुएशन दे दी गई है, उस पर आपको कोई चीज़ लिखनी है या उस पर कोई चीज़ आपको बनानी है. ठीक है, तो उसी में अगर हम बात करते हैं तो लेटर टू एडिटर जो है, ये एक आप मान लीजिए क्रिएटिव राइटिंग में आपको एक सिचुएशन दे दी गई है कि आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के लिए. उसको हम एक लास्ट में हम उसके ऊपर बात कर लेंगे. मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी जिसपे हम किस तरह से लेटर लिख सकते हैं, एक बार हम उसका ड्राफ्ट भी जो है वो देख लेंगे.
जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम उसकी चेकलिस्ट पे बात कर लेते हैं। अब लेटर टू एडिटर किस तरह से होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर आप एक जनरल कॉलम लिख रहे हैं, ठीक है, तो कॉलम लिखने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर आप एज अ पर्सन लेटर लिख रहे हैं एडिटर को तो वो बिल्कुल अलग होगा। अगर आप कॉलम लिख रहे हैं तो उसकी जो राइटिंग है, जो उसका फ्लो है वो अलग होगा, थोड़ा सा क्रिस्प होगा, थोड़ा सा आप कह सकते हैं टू द पॉइंट होगा। उसमें थोड़े से लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। उसमें टू द पॉइंट बात हो रही है, लेकिन उसको लिखने का जो वे होगा वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं आर्टिकल के फॉर्म में या ब्लॉग्स जैसे आज की डेट में हम समझते हैं वैसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे एक और है, ठीक है, 1 परसेंटर्स कैन हेल्प इन क्राइसिस। अब इसमें टू द एडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये दोनों फॉर्मेट में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लेटर टू द एडिटर जो है वो सीधे स्टार्ट हो रहा है कैसे, यहाँ पे आपने एक सीधा सा आपका जो मेन मुद्दा है, मकसद है, वो आपने हाईलाइट किया है, लीव क्यूट मेमोरीज ऑफ मैरिज फॉर द लाइव सेक्शन ऑफ फेसबुक, ठीक है। अब ये आपका पॉइंट है, ये आपको जैसे आपको कोई टॉपिक दिया गया है उस पर आपने लिखा है। तो नाउ व्हेन यू सी इट, यहाँ पे आप स्टार्टिंग देखिए इसकी, नो प्लीज़ नॉट हैप्पी स्टोरीज इन द एडिटोरियल पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही एब्रप्ट स्टार्टिंग है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ ओपन एंडेड या ओपन लूप्ड स्टार्टिंग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो नो प्लीज़ से स्टार्टिंग हुई है इसकी, ठीक है। तो नो प्लीज़ मतलब अपने आप में एक बहुत ही इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है, या तो कुछ पहले की बात है या आगे की बात है, एक्सक्लेमेटरी के साथ इसकी स्टार्टिंग हो रही है, राइट। तो ये एक लिखने का जो तरीका है वो अलग तरीका है अगर आप इसमें बात करते हैं तो, ठीक है। और ये किसी व्यक्ति ने लिखा है ना, इसका नाम जो है शेरिल ने किसी ने लिखा है, और यहाँ पे ये पॉइंट था जो उठाया गया था, और इसके ऊपर ये शेरिल ने अपनी व्यक्तिगत राय जो है वो दी है, ठीक है। ये पॉइंट था, ये मुद्दा था, टॉपिक था जिस पे आपको बोलना था। तो देयर आर 2 ways टू गो अबाउट इट। पहली चीज़ ये कि लेटर्स टू एडिटर में कोई चीज़ आपको टॉपिक दिया गया है एंड यू आर रिवर्टिंग बैक टू दैट टॉपिक एज वी कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे अपनी अपनी जो आप व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं, जो चीज़ें हैं वो बोली गई हैं। जैसे यहाँ पे शेरिल ने बोला है, उसने क्या लिखा है, सीधे सीधे उसने कोई चीज़ नहीं बोली, उसने सीधे इसके रेफरेंस में टू दी आंसर करके उसने जवाब दे दिया, ठीक है। नो प्लीज़ बहुत ही आप कह सकते हैं इनफॉर्मल वे में इसने ये लिखा है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही बोलचाल की भाषा में बहुत ही सीधे सीधे तौर पे इसने लिखा है। नो प्लीज़ नो हैप्पी स्टोरीज इन द एडिटोरियल पेजेस, दीज आर सीरियस टाइम फॉर सीरियस पीपल, इट वुड बी लाइक सारा सैंडर्स विशिंग हर एंटायर फैमिली हैप्पी बर्थडे व्हाइल द व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स वेटेड, राइट। तो मतलब उसने क्या कहा है कि प्लीज़, है ना, पर्सनल स्पेसेस या पर्सनल बातें करने के लिए ये जगह नहीं है, ये दिस इज अ सीरियस स्पेस फॉर सीरियस पीपल, ठीक है। तो ये उसने अपनी राय यहाँ पे दी है। नाउ यहाँ पे नोट क्या दिया है, रीडर्स को नोट दिया हुआ है, इट इज अ साइन ऑफ द टाइम्स दैट हैप्पी स्टोरीज आर कंट्रोवर्शियल, 1 लाइट हार्टेड लेटर टू लाइट हार्टेड लेटर पर वीक ऑन मंडे। अभी एक जनरल बात अब इसके ऊपर बात की गई है, तो ये बहुत इनफॉर्मल है ना। अब इसी का सेकंड पार्ट अगर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल राइटिंग में देख लेते हैं, जिसमें अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, तो वो कैसे हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 परसेंटर कैन हेल्प इन क्राइसिस, ठीक है। 1 परसेंटर कैन हेल्प इन क्राइसिस इसकी बात आ रही है, और ये दिस इज़ अ फॉर्मल लेटर जो कि किसी व्यक्ति ने लिखा है, कैरन ने लिखा है ये, ठीक है। और ये उसने अपनी तरफ से लिखा है, उसके पास कोई ऐसा उसको जिसको आप कह सकते हैं एक टिप नहीं दी गई थी कि यू हैव टू राइट ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। उसने अपनी कोई विचार या उसने अपने कमेंट्स या उसने अपने जिसको आप कह सकते हैं कि उसने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ही इज़ नॉट रिप्लाइंग बैक टू द पर्सन हियर, ही इज़ रेजिंग अ कंसर्न हिमसेल्फ, ठीक है। तो आपको एक ऐसी सिचुएशन भी दी जा सकती है कि आपसे बोला जाए कि भाई फला फला कंसर्न है और आपको रेज करनी है एंड यू हैव टू ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ द मासेस, एंड सो आप इसको लेटर टू एडिटर में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह की भी 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, मैंने दोनों ही सिचुएशंस आपको बता दी हैं। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने लिखा है टू द एडिटर करके, यहाँ पे आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे लेटर लिख रहे हैं, टू द एडिटर, आप एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें ऑफ कोर्स ये छोटे, जितना आप इसको क्रिस्प लिख सकते हैं आप उतनी कोशिश कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो ट्राइंग टू पुट आउट द पॉइंट, आप अपना जो पॉइंट रेज करना चाहते हैं वो आप क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे उसने क्या लिखा है, आई एम राइटिंग इन होप्स ऑफ रीचिंग द हार्ट ऑफ दोज हु आर वेल ऑफ फाइनेंशियली सच एज मेजर लॉटरी विनर्स। अब यहाँ पे उसकी कंसर्न क्या थी बेसिकली, उनकी कंसर्न थी बेसिकली कि आपको वो पहुँचना चाहता था। अगर आप यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, यू आर नॉट नेसेसरली राइटिंग इट टू द एडिटर इन पर्सन, राइट। आप उसको लिख रहे हैं ताकि इट गेट्स पब्लिश्ड इन दी लोकल डेली, और वो और भी लोग जो हैं वो और भी लोगों तक वो पहुँचे, ठीक है। तो दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ फॉर्मल लेटर। आप यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को नहीं लिख रहे हैं, बट आप उसके माध्यम से और भी लोगों तक जुड़ना चाहते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन, ऑलराइट। सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द एक जो लेटर टू एडिटर है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ा जो एक आप कह सकते हैं सिनेरियो जो है उसको कवर करने का काम करता है, बहुत सारे डोमेन या स्पेक्ट्रम को कवर करने का काम करता है। दैट इज व्हाई वी हैव चूजन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और फॉर द बिगनिंग्स, राइट, फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द राइटिंग सेक्शन हमने इसी वजह से इसका चयन किया है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, CEOs and others with huge incomes and resources could keep enough for you or for your own lives to continue, but to think of the others in your community, to help them with food, rent, money, and perhaps develop a virus relief fund for those who will be so terribly harmed by the present medical crisis. CEOs could give up their enormous salaries and bonuses to keep their employees and their families intact, so as to keep them available and healthy, so they will be able to return to work to keep your businesses from going under. After all, they are livelihood of your income. तो अब इसमें ये सामने वाले ने एक कंसर्न रेस की है, उसके साथ एक सजेस्टिव टोन में उसने ये लिखा है, ठीक है। अगर आप उसमें देखेंगे तो देयर इज वन थिंग, एक उसका जो आप कह सकते हैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला एटीट्यूड है, दैट ही वांट्स टू रियली यू नो मेक द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, ही वांट्स पीपल टू नो एंड ही वांट्स टू बी हर्ड, ठीक है। वो डिफरेंस लाना चाहता है एक जो सोसाइटी में जिस तरह की वर्किंग होती है उसमें। देन देयर इज़ अ सजेस्टिव टोन, वो कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा है। तीसरी चीज़ यू कैन सी इज़ कि वो एक मासेस तक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वाइल राइटिंग दिस पर्टिकुलर एड्रेस टू द एडिटर, ठीक है। तो आपको ये एक पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अगर मैं आपको एक बात बोल रही हूँ कि चेकलिस्ट क्या हो सकती है, एक अगर आप एक फॉर्मल अगर आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट अ लेटर टू द एडिटर, राइट, अगर आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं तो एक फॉर्मल वे या एक फॉर्मल तरीका क्या हो सकता है या किस चीज़ के हिसाब से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ अगर हम करते हैं, हमें क्या लिखना है, सेंडर का एड्रेस लिखना है। जाहिर सी बात है अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हैं तो आपको उसका एड्रेस तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप उसका लेटर नहीं लिख रहे हैं, अगर आप उसको फॉर्मली आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, टू लिख के जैसे अपन एड्रेस करते हैं, यू नीड टू राइट दैट, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी, अगर आपने एड्रेस क्लियरली मेंशन नहीं किया तो वो कहीं पे भी जा सकता है, आपका लेटर हो सकता है सही हाथों तक ना पहुंचे। सो दैट इज़ वेरी इंपेरेटिव कि आप सेंडर का एड्रेस जो है वो ढंग से लिखें, 2-3 लाइन में लिखें, एक ही लाइन में लंबा लंबा नहीं लिखा जाता, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप उसका एड्रेस लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा टू सो एंड सो, ठीक है, यहाँ रहते हैं इस या आपने बिल्डिंग का नाम लिख दिया, आपने जगह का नाम लिख दिया, आपने प्लेस का नाम लिखा और आपने पिन कोड लिखा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली राइट इट। आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सामने वाले का डेजिग्नेशन आ जाएगा या नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन या नेम जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नेम के नीचे भी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर आप टू दी एडिटर अगर कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, जैसे टू दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो फिर आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं और सीधे फिर आप यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया और आपका जो पूरा एड्रेस है, जो पूरा आपका जो फॉर्मल आपका एड्रेस है, आपका पोस्टल एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पूरा पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, नेम ऑफ सिटी, स्टेट, ठीक है, एंड फाइनली योर पिन कोड। हमारे यहाँ पिन कोड लगता है, बाहर क्या है जिप कोड लगता है, ठीक है। इसके साथ आप पूरा फॉर्मल एड्रेस आप उसको करेंगे, ठीक है। आपको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा एड्रेस जो है आपको 2-3 लाइन में आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट में। उसके बाद डेट जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक लिखेंगे आप, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, जैसे इस तरह से आप डेट लिखेंगे, March 8, 2000,
20 इस तरह से लिखेंगे आप। पहले आप मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ईयर लिखेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे, आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। जैसे आपको अपना एड्रेस लिखना है तो वो भी आप फ्रॉम करके, यहाँ पे जैसे टू है, यहाँ पे आप फ्रॉम करके अपने बारे में लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सब्जेक्ट आपका सिंपल सा सब्जेक्ट होगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपके लेटर में आनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, एक सिंपल लाइन में, एक सिंगल लाइन में आप मोटे मोटे तौर पे लिखेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसमें आपको पूरा लंबा ऐसे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक मुद्दे की बात करनी है जो सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपने जो लेटर लिखा है वो आखिर किस बारे में है या किस चीज़ से डील करता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको नॉर्मली आप इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और सिंपली वन लाइन में लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हुआ तो आप एक सेंटेंस लिखिए, ज़्यादा ही है तो 2 सेंटेंस लिख दीजिए, मैक्सिमम 2 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता सब्जेक्ट, ठीक है। सैल्यूटेशन देंगे, सैल्यूटेशन आप जो भी देना चाहते हैं, आप सर लिखना चाहते हैं, मैडम लिखना चाहते हैं, टू डियर कंसर्न्ड लिखना चाहते हैं, ठीक है, या आप टू दी एडिटर लिखना चाहते हैं, जो भी आप सैल्यूटेशन देना चाहते हैं आपको वो क्लियर कट सैल्यूटेशन देना होगा, राइट। उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे, उसमें 5 पैराग्राफ मैंने मैक्सिमम रखे हैं। 5 पैराग्राफ मतलब मैक्सिमम, इससे बड़ा हमें कोई पोथी पुराण नहीं लिखना है। लेटर इतना होना चाहिए और इतना कंसाइज और क्रिस्प होना चाहिए कि सामने वाला उसको पढ़े, ठीक है। मतलब अगर आपने 4 पेज का लेटर लिख दिया तो कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। लेटर इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 2 पेज का हो, लेकिन अगर 2 पेज में आ रहा है तो भी सफिशिएंट है, जितना आप उसको क्रिस्प और कंसाइज करके अपनी बात को लिख सकते हैं। अगर कोई फॉर्मल चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर आपको किसी चीज़ का रिड्रेसल चाहिए, आपको एड्रेसल चाहिए किसी चीज़ का, तो आप उसको और भी छोटा 1 पेज में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मुद्दे पे, किसी कंसर्न पे लिख रहे हैं तो आप उसको 2 पेज का लिख सकते हैं, कम से कम 2 पेज का लिखिए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ क्या है, सबसे पहला पैराग्राफ क्या होगा, ये जो 5 पैराग्राफ हमने किए हैं वो हमने किस हिसाब से डिवाइड किए हैं। पहला पैराग्राफ हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द इशू, ठीक है भाई, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आप नीचे क्या करेंगे, डियर कंसर्न या डियर सर या रिस्पेक्टेड सर या जो भी सैल्यूटेशन देके आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और वाई यू आर द पर्सन हु इज़ कंसर्न्ड विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और आपको क्यों उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है या आप क्यों उसके बारे में लिख रहे हैं, आप ये बताएंगे, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन देंगे सब्जेक्ट का, फिर आप कॉजेज एंड रीजंस बताएंगे, ठीक है। पहले में आप क्या बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन, दूसरे में आप दे रहे हैं कॉजेज एंड रीजंस, थर्ड में आप दे रहे हैं इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। चौथे में आप दे रहे हैं अगर आपके कोई सजेशंस हैं या आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ आप समझा रहे हैं कि ये चीज़ अगर ऐसी है, मैंने एक कंसर्न रेस किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट आंसर है या बेस्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है, या आप अपनी तरफ से उसको वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी तरफ से सोल्यूशन या मेजर्स देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पैराग्राफ को लास्ट जो होगा दैट विल बी अ कंक्लूडिंग पार्ट, राइट, उसमें आप उसको धीरे धीरे से आप क्या लाएंगे, आप उसको कंक्लूडिंग उसमें लाएंगे and you will finally end that, right। इसमें आप फाइनली क्या करेंगे, क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ करेंगे। और लास्ट में क्योंकि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ अगर कोई और होता तो बात अलग हो जाती, यहाँ पे अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो यू वुड वांट कि ये जो आपने लिखा है ये पब्लिश होना चाहिए, राइट, ये स्पेस में पब्लिश होना चाहिए। तो आप नीचे ऑब्वियसली यू वुड ऑल्सो मार्क दैट प्लीज काइंडली पब्लिश दिस इन योर फोर्थ कमिंग एडिशन और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पहला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, जिसमें आप उसका, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं वो लिखेंगे, आप या तो उसका नाम लिखेंगे या डेजिग्नेशन लिखेंगे, आप पूरा पोस्टल एड्रेस जो है, या फिर आप कह सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया सो एंड सो बिल्डिंग एंड ऐसी ऐसी जगह पर है, एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल कैनॉट प्लेस एंड न्यू दिल्ली, कैनॉट प्लेस को हालांकि आजकल राजीव चौक बोलता है तो राजीव चौक न्यू दिल्ली करके आप लिखेंगे, और जो भी वहाँ का पोस्टल एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल 110001 वो आप वहाँ पे लिखेंगे। उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, उसके नीचे आप साइड में आपको लिखनी होगी, आपको डेट डालनी होगी, ठीक है, डेट डालनी होगी। इसके अलावा आपके जो लेटर है उसमें आपका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेट भी आप कैसे डालेंगे, पहले आप लिखेंगे मंथ, ठीक है, फिर आप लिखेंगे डेट एंड फिर आप लिखेंगे ईयर, एंड ईयर इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसको पूरा लिखें, राइट। या फिर अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हैं तो उसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्च 8th ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको
2020 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको अगर डेट ऐसे लिख रहे हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 8 मार्च 2020 अगर आप लिख रहे हैं, तो फिर आप इसके ऊपर ये लगाएंगे, मतलब लिखने से पहले लगाएंगे आप, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू राइट इट, ऑलराइट। दीज आर 3 वेरिएशन जिसमें आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, जैसे मैंने कहा एक लाइन में मैक्सिमम 2 सेंटेंस में, इससे ज़्यादा नहीं, वरना सब्जेक्ट जो है बहुत क्रिस्प होना चाहिए। उसमें अगर आपने बहुत लंबा सब्जेक्ट लिख दिया कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होगी और जो मेन पॉइंट है आपको वो लिखना है, ठीक है। सैल्यूटेशन जो भी आप लिखना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड, डियर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, अगर फॉर्मल है तो रिस्पेक्टेड वुड बी अ बेटर थिंग, तो उसमें मैडम, कंसर्न, सर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। बॉडी मैंने मैक्सिमम 5 में डिवाइड की है। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक लंबा पैराग्राफ लिखने की जगह आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कीजिए, क्योंकि सामने वाले के लिए पढ़ना आसान होता है, राइट। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, देन यू विल टॉक फर्दर मोर ऑन दी टॉपिक, ठीक है, जिसमें आप रीज़न या कॉजेज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप उसके इफेक्ट्स या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये प्रॉब्लम रेज की जा रही है, आप वो बात करेंगे। और फिर आप बात करेंगे बेसिकली इफ़ यू हैव एनी सजेशंस या यू हैव एनी थिंग टू ऑफर फॉर द प्रॉब्लम, राइट। आप अगर कोई सोल्यूशन दे सकते हैं या कोई चीज़ ऐसी ला सकते हैं, कोई मेजर्स हैं, कोई सोल्यूशन है, कोई सजेशन है, सो यू कैन पुट इट अक्रॉस। और लास्ट में ऑफ कोर्स यू विल कंक्लूड इट, है ना। आप उसको जब कंक्लूड कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा देयर हैज़ टू बी अ फ्लो, आपका जो टोन है वो आपकी राइटिंग में नज़र आना चाहिए। आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो आपस में सिंक्ड होने चाहिए, मतलब आपस में लिंक आपस में होनी चाहिए। पता चला आप पैराग्राफ 1 में कुछ बात कर रहे हैं, 3rd तक आते आते आप कुछ का कुछ बोलने लग गए, ये नहीं होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कह रहे हैं वो कोहेरेंट होना चाहिए, आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, उनकी कोई ना कोई रेलेवेंस आपस में होना बहुत ज़रूरी है। एंड द फ्लो शुड बी लाइक कि आपको समझ में आ रही है कि बात यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर बढ़ी, यहाँ पर आपने नेक्स्ट पॉइंट बोला, यहाँ पे आपने अपने सजेशन दिए और यहाँ पे आपने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें आप अपने लास्ट में अपने रिमार्क्स थैंकिंग नोट के साथ आप ये कह सकते हैं दैट प्लीज़ काइंडली publish this in your forthcoming edition. All right, now this is clear. Now अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एग्जैक्टली आपको ऐसे ही यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है। थैंक यू लिख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि भाई मैं आपका, अगर ये लेटर टू एडिशन है, एडिटर है, तो उसमें लिख सकता हूँ कि मैं आपका बहुत पुराना आई एम ए वेरी लॉयल रीडर, या मैं उसमें ये बता सकता हूँ कि भाई अपना नाम लिख सकता हूँ या अपना डेजिग्नेशन मेंटेन कर सकता हूँ। और इसको आप कह सकते हैं मिनिमम 2 पेजेस या मैक्सिमम, आप बात कर रहे हैं तो मिनिमम या मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए। मिनिमम 2 पेजेस जब आप कोई कंसर्न रेज कर रहे हैं, और just 1 page if you are complaining and wanting addressal to your problem, ठीक है। दिस इज कूल। नाउ ये एक एग्जाम्पल है, स्पेसिमन कॉपी है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको समझाया उसी की स्पेसिमन कॉपी है। एक बात और समझ सकते हो कि इसको आपको नेसेसरली इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है वो ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ यही वर्ड्स लिखने हैं, इसी तरह से लिखना है, यही वोकैबुलरी, यही ग्रामर यूज़ करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसमें सब्जेक्टिविटी अपनी ला सकते हैं, फॉर्मेट जो है वो ये रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेंडर का एड्रेस आ गया, सबसे पहले डेट आ गई, रिसीवर का एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सर करके आपने अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब जो फॉर्मेट है फॉर्मल उसका वो यही रहेगा। इसमें आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा जिसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया, 4 to 5 लाइन से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। प्लीज़ अलाउ मी सम स्पेस ऑफ योर न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मल स्टार्ट करना है, थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं रिक्वेस्टिंग टोन में होना चाहिए, है ना। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम उसके ऊपर चढ़ बैठे हो, है ना। दैट हैज़ टू बी यू मेकिंग अ रिक्वेस्ट। आप सामने वाले से बोल रहे हैं कि मुझे प्लीज़ अपने जो पेपर है, अपना स्टीम्ड पेपर जो है, उसमें मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए ताकि मैं अपनी बात जो है एज अ सिटीजन, एज अ
as a dutiful citizen of the country and as a loyal reader of your esteemed newspaper, मैं उसकी बात को सामने रख सकूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको कहेंगे express my views on the topic, और I am an avid reader of your esteemed newspaper। avid reader मतलब मैं बहुत रेगुलर रीडर हूँ जो हमेशा पढ़ता है, ठीक है। और मैं हमेशा आपका न्यूज़पेपर जो है, हमेशा आप जब न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं आप हमेशा रीडर बोलेंगे, आप कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई कमोडिटी नहीं है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कहें कि मैं आपका न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ हमेशा, सो यू वुड ऑलवेज यूज़ द टर्म दैट आई एम एन एविड रीडर, या आई एम अ रेगुलर रीडर, या आई एम अ वेरी आई एम अ वेरी लॉयल रीडर। इस तरह के टर्म्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, through the column of your prestigious daily, I wish to draw the attention of concerned authority towards the problem of। अब यहाँ पे आपको पढ़ने में एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, prestigious daily। डेली किसको बोलते हैं हम, जो रोज़ न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेस्टिजियस डेली न्यूज़पेपर्स। उनको हम सिर्फ डेली भी बोल रहे हैं तो भी हमारा काम चल रहा है, ठीक है। आई विश टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मतलब क्या है, आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, यू विश टू ड्रॉ दी अटेंशन, मतलब आप अपनी तरफ आप चाह रहे हैं कि कृपया करके इस मामले पे ध्यान दें वाली जो बात होती है ना, यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। वो लोग जो इस विषय से जुड़े हुए हैं या इस विषय में जो डील करते हैं या जो अथॉरिटी है इस विषय पे, मैं उनका अटेंशन अपनी तरफ या अपनी समस्या की तरफ या इस गंभीर, हो सकता है कोई सोशल प्रॉब्लम हो, उसकी तरफ लाना चाहता हूँ, ये केंद्रित करना चाहता हूँ, आप इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, अब जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो। सेकंड पैराग्राफ किस तरह का होगा, अब इसमें सेकंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। अब इसमें हम बता रहे हैं कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। वो हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या मैं किस मुद्दे पे लिखना चाहता हूँ, मैंने वो बात बताई। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, सम ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ आर, अब जो भी हमने प्रॉब्लम ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आगे हम जो डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि भाई रोड्स में बहुत ट्रैफिक है, या मैन होल बहुत ज़्यादा खुदे हुए हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, या आप कह सकते हैं कि ये जो रिलीजियस कार्यक्रम होते हैं उसकी वजह से जो सोसाइटी है या आसपास का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा कम्यूनल माहौल बन रहा है, वट एवर, डिपेंड करता है कि कोई भी बहुत बड़ा सा बड़ा मुद्दा, कोई भी बहुत छोटा सा छोटा मुद्दा, कोई भी बहुत ग्रेव सिनेरियो जो है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो आप अपने घर की बात नहीं कर सकते उससे कि मेरे यहाँ बिजली नहीं आ रही, मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मेरी गाड़ी जो है वो मेरा जो पड़ोसी है उसको बैंग करके चला जाता है, ये सब कुछ आप नहीं लिख सकते, राइट। आपको यहाँ पे लेटर टू एडिटर में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके मुद्दे हैं वो सोसाइटी से जुड़े होने चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं जेनरिक मुद्दे हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इट हैज़ टू बी इम्पर्सनल मैटर्स, ठीक है। मतलब एकदम आप ये नहीं कह सकते, आप सब्जेक्टिविटी में नहीं जा सकते, है ना, कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो 4 लोगों को अफेक्ट करती है तो वो लिखेंगे वहाँ पे अपने न्यूज़पेपर में, वरना आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर व्यक्तिगत तौर पे कोई समस्या है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसके लिए अगर आपको लिखना है तो फिर आपको किसको लिखना पड़ेगा, फिर आप अपने लिए पर्सनल लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर आप लिखिए कि भाई अगर आपका पड़ोसी है उसने अपनी गाड़ी को बैंग कर दिया या रोज़ आते जाते आपकी गाड़ी को बैंग करता है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्र का जो पुलिस विभाग है उसको लिखना पड़ेगा, है ना। वहाँ का जो भी आपका स्थानीय थाना लगता है वहाँ पे लिखना पड़ेगा उनको, जो टीआई साहब हैं कि भैया मेरे यहाँ जो हो रहा है, या सीएसपी साहब हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है सोसाइटी में, राइट। वो आप लेटर टू एडिटर नहीं लिखेंगे। फिर लेटर टू एडिटर हमेशा ये समझना कि एक जेनरिक मुद्दा होगा, ठीक है, जो हर आदमी को कहीं ना कहीं समाज के कंसर्न करता होगा, वही चीज़ें आप काहे में लिखेंगे, लेटर टू एडिटर में लिखेंगे। अब इसमें जब मैंने कहा कि यहाँ पे आपने क्या लिखा, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम लिखा आपने, ठीक है। सम ऑफ द मेन कॉजेज क्या है आपके प्रॉब्लम के, आपने वो लिखा, आर सो एंड सो इन एडिशन टू दिस। अब ये जो टर्म्स हैं वो आप यूज़ करते हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि भाई ये समस्या है, उसमें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन टू दिस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड फर्दर, या आई वुड एलैबोरेट फर्दर, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने क्या कहा, जैसे आपने कहा फर्स्टली, ठीक है, अगर आपकी समस्या ज़्यादा बड़ी है भाई तो उसमें आप फर्स्टली सेकेंडली करके कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन एडिशन टू दिस, या फिर आप क्या कह सकते हैं, टू एलैबोरेट फर्दर, ठीक है, टू थ्रो मोर लाइट
अपॉन द मैटर, ये लिख सकते हो। या फिर क्या लिख सकते हो, इन एडिशन टू दिस आई वुड फर्दर लाइक टू ऐड, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हो, टू एनहांस फर्दर, टू एक्सप्लेन बेटर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह के जो आप बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली तो आप क्या कहेंगे, अगर आपका मुद्दा है, अगर आपके 2-3 पॉइंट हैं उस कंसर्न में, ठीक है, तो आप एक एक करके उसको आप क्या करेंगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्टली लिखा, सेकेंडली भाई इसके ऊपर हुआ, इसके आगे आप क्या कह सकते हैं, फर्दर मोर, हेंस, हाउ एवर, मोर ओवर, ये जो वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपको थोड़ा सा आपकी जो राइटिंग है उसको एनहांस करते हैं और आपकी बातों में ज़्यादा कनेक्टिविटी लाते हैं। तो यू कैन यूज़ मोर ऑफ द कनेक्टर्स एंड कंजंक्शंस टू पुट फॉरवर्ड योर कंसर्न, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप इसमें ऑब्वियसली जब आप उसमें लिख रहे हैं तो आप उसमें पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपने सेकंड पैराग्राफ कर लिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, डिपेंडिंग आपका मुद्दा जो है वो कितना ग्रेव है या आपकी समस्या कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपका समस्या, आपका जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है तो फिर वो 2-3-4 पैराग्राफ में भी आ सकता है। छोटा है तो आप चाहें तो उसको 2 पैराग्राफ में कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत कहानियाँ या बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल पोथियाँ पुराण जो है वो नहीं लिखना है, क्योंकि सामने वाला इतनी ना उसके पास टाइम है पढ़ने का, ना उसके पेपर में इतनी जगह है कि वो आपकी इतनी सारी चीज़ें पब्लिश करे, ठीक है। तो आपको बहुत ही क्रिस्प करना है ताकि उसको एडिटर को फर्दर मोर एडिट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ना उसको ये ज़रूरत पड़े कि वो उठा के आपको रद्दी के, आपका जो लेटर है उसको रद्दी के उसमें डाल दे, कूड़े के बिन में डाल दे, ठीक है। तो आपको पहले ही उसको इतना सटीक लिखना है कि उसको सामने वाले को लगे कि हाँ यार ये किसी ने लेटर लिखा है और ये इसने बात जो है अपनी संक्षिप्त में सब कुछ जो है वो कवर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, थैंक यू, योर्स ट्रूली, यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ पे आप नेम लिख देंगे और यहाँ पे आप इसको साइन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया कि अलाइनमेंट वगैरह किस तरह से आप करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। ये अलाइनमेंट समझना बहुत आसान, बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि अगर आपका अलाइनमेंट गड़बड़ाएगा तो चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ा सकती हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अब भाई यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सेकंड पैराग्राफ के बाद भी एंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में जाना है तो आप ये चीज़ें लिखेंगे, है ना, वरना आपको लगेगा कि मैम ने तो थैंक यू बोल दिया, योर्स ट्रूली भी लिखवा दिया, उसके बाद थर्ड और फोर्थ कहाँ से आ गया। ये अगर ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़े तो ही करना है, अगर 2 पैराग्राफ में काम निपट रहा है तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। और अगेन स्कूल में, क्लास में क्या होता है, स्कूल में आपको नंबर दिए होंगे, है ना, कि इतने वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड में, 200 वर्ड में, 250 वर्ड में, नंबर जितना कंप्लीट होना है, जितना लंबा एग्जैक्टली जो नंबर दिए गए हैं उसी में स्टिक करना है, ठीक है। उसको ज़्यादा अगर लिखोगे तो कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो दी हुई है उसको हमें क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, वो हमारे मार्क्स को डिडक्ट करवाएगा, मतलब वो जो सामने वाला है वो हमारे मार्क्स काटेगा, एड ऑन नहीं करके देगा हमें कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है। थर्ड पैराग्राफ में मैंने क्या बोला है, थर्ड पैराग्राफ में बोला है एटलीस्ट 4 आपके जो इफेक्ट्स हैं, मतलब क्या कि भाई अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, अगर आपने कॉज कोई बताया है कि भाई इसके कॉज है ना, ये कंसर्न है, आपने एक लेटर लिखा है तो उसके इफेक्ट बताओ कि उसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों वो इतना बड़ा मुद्दा है कि आपको एक न्यूज़पेपर में उतनी जगह जो है वो दी जाए आपके मुद्दे को रेस करने के लिए, या जो कंसर्न आपने रेस की है वो इतनी बड़ी कंसर्न क्यों है कि वो 4 लोगों को या किन किन लोगों को वो इफेक्ट डाल रही है, वो चीज़ आपको समझाना ज़रूरी है। सामने वाले को उसकी ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन या ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम आपको बताना ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपकी बात को लाइटली नहीं, सीरियसली नहीं लेगा, राइट। जैसे अगर मैंने कहा एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि भाई वहाँ पे स्लम्स में जो है वो आपस में बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, या मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, या ओपन पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, या ओपन डिफेकेशन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो आसपास का जो स्लम एरिया है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, ठीक है, कॉज आपने बता दिया, आफ्टर इफेक्ट क्या है, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक है, जो आसपास
का जो सोसाइटी है वो बीमारी फैल रही है, वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो आगे बढ़ रही है, जो सोसाइटी में जो लोग हैं, जो रहने वाले, जो आसपास के भी जो घर हैं वो भी उसकी चपेट में आते जा रहे हैं, मीन्स वॉट एवर XYZ, ठीक है, जो भी आप चीज़ कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भाई रैश ड्राइविंग होती है तो आप उसका ये बता सकते हैं कि रैश ड्राइविंग होती है, उसकी वजह से कई लोगों की जो है वो जान जा चुकी है, या आप कह सकते हैं कि कई लोग उससे सफ़र कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि भाई कई लोग बहुत ज़्यादा जो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, लोग जो है आपके ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं रुकते, या फिर आप कह सकते हैं रेड लाइट पे नहीं रुकते, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बिकमिंग अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सीन। ठीक है, तो आपको एडवर्स इफेक्ट क्या है वो आपको बताना है, और इसमें आपको लिखना है कि समथिंग, ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसने किस किस को एडवर्सली इफेक्ट किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आप क्या बोलेंगे आगे, इसमें आपको बताना है कि क्या और चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह की चीज़ें, समस्याएं जो हैं वो किस तरह से बढ़ रही हैं। आपको एटलीस्ट 4 या कम से कम 3 तो आपको बतानी ही है। ठीक है, कि भाई ये भी समस्या हो रही है कि आसपास के जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, जो जगह है वो सेफ़ नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो आप कह सकते हैं कि लोग घर से आने जाने में कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा हो सकता है अगर हमने डिजीज़ की बात की, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब 4th पैराग्राफ में क्या देना है आपको, सोल्यूशन या सजेशन देना है। प्रॉब्लम तो आपने बता दी, आपने ये भी बता दिया कि उसके इफेक्ट क्या है, अब आप ये बताइए कि आप चाह क्या रहे हैं, है ना, आपके सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे 4 मैंने लिखा है, लेकिन डिपेंडिंग अगर आपने 2 है तो 2, 3 भी लिख सकते हो, 4 अगर आपके पास उतनी वर्ड लिमिट है तो आप 4 भी दे सकते हो। जैसे मैंने कहा, आई थिंक द प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व्ड इफ़, अगर जैसे हमने जो समस्या बीमारी की बोली कि हम ये कहें कि भाई वहाँ पे ओपन डेफिकेशन ना हो, पब्लिक टॉयलेट्स बन सकते हैं या घरों में टॉयलेट्स बन सकते हैं। ठीक है, या फिर ओपन पानी जो है उसको आप स्टोर करके रखिए, कहीं पे खुले में पानी ना पड़ा रहे। ठीक है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो म्यूनसिपैलिटी है या नगर निगम वाले हैं वो वहाँ पर आके क्या करें, वो टाइम टाइम पे दवा का छिड़काव करें, आप ये कह सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस ड्राइव फैलाई जा सकती है ना, उनको प्रिकॉशनरी मेडिसिन दी जा सकती हैं जब वो शुरुआत में ही वो बीमार हो। तो यू कैन मेक योर ओन, यू कैन गिव योर ओन सजेशंस एंड योर ओन आइडियाज़। अवेयरनेस कैंपेन, आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन कैन बी पुट अप देयर, या अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सकती है। ठीक है, इसमें भी अगेन आपको जब करना है तो एडिशनली फर्दर मोर ओवर टू ऐड ऑन फर्दर, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। नाउ 5th पैराग्राफ क्या हुआ आपका, 5th पैराग्राफ क्या हुआ, इसमें क्लोजिंग रिमार्क्स होने चाहिए, लास्ट की 2-3 लाइन, जिसमें आप सबसे पहले क्या कहेंगे, आप उसमें बोलेंगे आई होप माई कमेंट या सजेशंस जो हैं वो आपको पॉइंट जो है वो पब्लिश होंगे आपके स्टीम न्यूज़पेपर में, या फिर आप कह सकते हैं सो दैट द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ कुड बी ड्रॉन ओवर द इशूज़, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई चीज़ न्यूज़पेपर में आती है तो वो सारी अथॉरिटीज़ या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक पहुँचती है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे रेस करेंगे, और फिर आप उसको क्या कहेंगे, इट इज़ ऑल्सो होप दैट एन अर्ली एक्शन विल बी टेकन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, और यहाँ पे आप इसको फिनिश कर सकते हैं। मीन्स आपके उसमें एक कंक्लूजन आना चाहिए, एक आप कह सकते हैं कि एक जो फॉर्मेट है वो अपने आप कह सकते हैं सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, जो मैंने लिखा उसके अलावा आप दूसरा ऑल्टरनेटिव ये लिख सकते हैं कि होप दिस लेटर विल फाइंड अ सूटेबल कॉलम इन योर डेली एंड प्रूव एज एन आई ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना। मतलब यहाँ पे जो आपने बात बोली है इसको बोलने का और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ। ठीक है, वो बात कहने का तरीका आपका खुद का हो सकता है, आपका पर्सनल टेक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे कि आई होप माई कमेंट सजेशन पॉइंट विल बी पब्लिश्ड इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये सारे नहीं लिखने हैं। ठीक है, इसमें कोई एक चीज़ लिखनी है, जो भी आप चयन करें, आप या तो कमेंट लिख दीजिए, सजेशन लिख दीजिए, पॉइंट लिख दीजिए, जो भी लिख रहे हैं किसी एक चीज़ का चयन करना है। ठीक है, स्टीम न्यूज़पेपर सो द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ कुड बी ड्रॉन over the issues, it is hoped या I hope, ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हैं, that an early action will be taken by the concerned authorities. This is one way of saying it. The other way of putting it is hope this letter will find a suitable column. ठीक है, hope this letter will find a suitable column in your daily and prove as an eye-opening instrument for the competent authority. Eye-opening instrument मतलब जिसके कारण या जिसकी वजह से जो competent authorities हैं या फिर concerned authorities हैं उनके ज्ञान चक्षु खुल जाएं। ठीक है, इस बात को हम कह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट वे है ऑफ सेइंग थिंग्स। द अदर वे इज़ ऑल्सो गुड, आप दोनों में से जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। द पॉइंट इज़ यू नीड टू पुट योर थॉट
फॉरवर्ड इन अ वेरी वेरी सटल एंड फॉर्मल वे। आपको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ के नहीं बोलना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, योर्स ट्रूली एंड नेम। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ये तो अपन ने सेकंड के बाद भी डिस्कस कर लिया था, तो ये तो पॉइंट क्लियर होगा कि ये कैसे लिखना है। अब जैसे कि ये मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल बोला है मैंने। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मेट बता दूंगी जिससे आपको पूरा एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे यू आर सो एंड सो, चलिए मैं अपना नाम लिख देती हूँ, यू आर वानिया नरेंद्र। ठीक है, a resident of Lodi state, New Delhi। ठीक है, एग्जाम्पल, getting disturbed against reckless driving on the roads. Write a letter to the editor of Hindustan Times complaining about the reckless driving on the roads and encouraging people to follow traffic rules and take road safety measures। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इस तरह की सिचुएशन आपको दी जा सकती है, राइट। ये आपको सिचुएशन दी गई है, अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, आपको इसके ऊपर लेटर लिखना है। ये सिचुएशन समझ गए हो बहुत अच्छे से कि आप भाई लोधी स्टेट के एरिया में रहते हो, नई दिल्ली के, और आप डिस्टर्ब हो रहे हो किससे, रेकलेस ड्राइविंग से, जो कि सड़क पे हो रही है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है एडिटर को हिंदुस्तान टाइम्स पेपर के, और कंप्लेन करना है अबाउट रेकलेस ड्राइविंग ऑन द रोड्स, और एनकरेज करना है क्या, पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड टेक रोड सेफ्टी मेजर्स। अब आपने क्या लिखा, रीड गिवन सैम्पल्स एंड जॉट डाउन कॉजेज, इफेक्ट एंड सजेशंस। आपको ये चीज़ करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, स्टार्टिंग कैसे की हमने, स्टार्टिंग तो आपने समझ ली, एड्रेसल कैसे किया हमने, सामने वाले का एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, फिर अपना एड्रेस लिखा, फिर सैल्यूटेशन लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सैल्यूटेशन लिखा, हम स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें आपने क्या कहा, लेटर की जो बॉडी है मैं आपको वो बता रही हूँ सिर्फ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सैल्यूटेशन वगैरह आप समझ गए, उसमें ऊपर आ जाएगा, है ना, टू दी एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 11001 आपने करके एड्रेस लिख दिया, फिर आपने डेट डाल दी, फिर आपने सब्जेक्ट डाल दिया, फिर आपने अपना एड्रेस डाला, वो सब कुछ आपने कर लिया। अब आ जाइए पॉइंट पे। ठीक है, जैसे आपने क्या लिखा, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक थ्रू योर स्टीम डेली टुवर्ड इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट आर फ्रीक्वेंट फीचर ऑफ न्यूज़ पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा सीधे सीधे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू ड्रॉ काइंड अटेंशन। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत पोलाइट लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं बोला गया है जैसे आप किसी के सर पे चढ़ के एकदम धम 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 बजा रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट एंड वेरी 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 gentle in putting across your concern. So, with due respect, I wish to draw kind attention of the concerned authority and general public, क्योंकि यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, लोगों में भी अवेयरनेस हो। ठीक है, तो वो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप क्या कह रहे हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक थ्रू योर एस्टीम्ड डेली या प्रेस्टिजियस डेली, है ना, जो कि आप अपनी जो उनकी न्यूज़पेपर है उसकी भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी ना, कि बहुत एस्टीम न्यूज़पेपर है तभी तो इतने लोग उसको पढ़ते हैं, इतने सब्सक्रिप्शन है उसके, राइट। टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट, या इसमें आप रोड रेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट्स या रोड रेज भी लिख सकते हैं आप। इसके लिए आप अलग अलग वर्ड वोकैबुलरी के इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड एक्सीडेंट्स आर द फ्रीक्वेंट फीचर ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो ये आपने ये भी बोल दिया। ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स आर ऑन अ राइज स्पेशली इन बिग सिटीज। इन रूरल एरियाज रोड एक्सीडेंट may have different causes like poor road conditions, but in cities there is one reason which is most critical one। अब इसमें आपने क्या किया, एक आपने जेनरिक वे बोला कि भाई रोड एक्सीडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बहुत ही फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर्स में आते हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, आज यहाँ इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आज उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आज दुनिया भर की चीज़ें जो हैं हम इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे उसने एक कंसर्न आपको अपने रेस की कि रोड एक्सीडेंट जो है वो राइज पे है, स्पेशली बड़े शहरों में। ठीक है, मतलब रूरल एरियाज़ में, छोटे शहरों में हमने ये भी बोल दिया कि हाँ भाई हमें ये मालूम है कि छोटे शहरों में रीज़न अलग हो सकते हैं रोड रेज के। उसका रीज़न हो सकता है कि भाई सड़कें अच्छी नहीं बनी हुई हैं, या आप कह सकते हैं कि अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम नहीं हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, जैसे पुअर रोड कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, या पुअर नेटवर्क, ट्रैफिक नेटवर्क हो सकता है, या प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चैनल ना हो, ये हो सकता है। लेकिन बड़े शहरों में, इन सिटीज़ और इन मेट्रोज, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो हम यहाँ पे मेट्रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन मेट्रोज। ठीक है, देयर इज़ वन रीज़न विच इज़ मोस्ट क्रिटिकल वन। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, एक रीज़न है जो कि सबसे क्रिटिकल है, सबसे ज़रूरी है, या जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं या हाथाहाथ हो रहे हैं, हमें वो फोकस किया हमने। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स आर रिजल्ट ऑफ रेकलेस ड्राइविंग। मतलब क्या कि लोग जो है वो संभाल के गाड़ी नहीं चलाते। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। रेकलेस ड्राइविंग में आप ये कह सकते हैं कि आप ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं कर रहे, आप ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं, आप रोड रेज या स्पीडिंग बियॉन्ड द लिमिट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रेकलेस ड्राइविंग एक अपने आप में ऐसा टर्म है जिसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है, कॉम्पोजिट टर्म है। पर्सन सिटिंग ऑन स्टीयरिंग डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट। मतलब पर्सन सिटिंग ऑन स्टीयरिंग, मतलब स्टीयरिंग से क्या मतलब है, जो स्टीयरिंग व्हील गाड़ी की है, मतलब यहाँ पे हमने बात की है किसकी, ड्राइवर की। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं या तो ड्राइवर्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल लिख सकते हैं, या जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर अपीलिंग आपने उसको लिख दिया, पर्सन सिटिंग ऑन स्टीयरिंग डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट, दे डू नॉट हैव एनी रिगार्ड फॉर द ट्रैफिक रूल्स। मतलब वो ट्रैफिक रूल्स की कोई फॉलो नहीं करते ट्रैफिक रूल्स को, उनके लिए कोई इज्जत नहीं है ट्रैफिक रूल्स की। ओवर स्पीडिंग, जंपिंग रेड लाइट्स, ओवरटेकिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड आर कॉमन प्लेसेस। मतलब ये क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो घटनाएं हमने कहा ना रेकलेस ड्राइविंग में, कि आप रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप जंप कर दे रहे हैं रेड लाइट, देन यू आर जस्ट ओवरटेकिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, या यू आर ड्रंक एंड स्टिल ड्राइविंग, या यू आर नॉट रियली यू डू नॉट केयर अबाउट द पेडेस्ट्रियंस जो कि साइड में है, या यू डू नॉट केयर अबाउट द जेब्रा क्रॉसिंग एंड स्टफ। ये आर साइड आर कॉमन प्लेसेस, ये कॉमन चीज़ें हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे escape unpunished due to the social status and corrupt bureaucracy। बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे पुलिस होती भी है, यहाँ पे हमने क्यों लिखा है अनपनिश्ड, निकल जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उन पे कोई फाइन नहीं लगता, दे गो स्कॉट फ्री। ऐसे में क्या बोल सकते हैं आप, दे गो स्कॉट फ्री, बिकॉज या तो वो अपनी पहचान निकाल लेते हैं, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस, दे ट्राई टू दे ट्राई टू एनकैच ऑन द इन्फ्लुएंशियल अपील, या तो जो इन्फ्लुएंशियल उनकी पर्सनालिटीज़ हैं या उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं बड़े बड़े उनकी वजह से, या फिर आप कह सकते हैं करप्ट ब्यूरोक्रेसी, जो हमारे यहाँ आप कह सकते हैं करप्ट ब्यूरोक्रेसी की जगह अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप करप्ट सिस्टम भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप करप्ट सिस्टम भी लिख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी वुड बी अ लिटिल टफ a term to use here. You can use a corrupt system. Every year large number of people die in road accident। अब इसमें आपने क्या दिया भाई, इस पे आपने अपना या आपने अपने प्रॉब्लम बता दी कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने इसको आपने यू एनलार्ज्ड अपॉन दी कंसर्न एरिया। नाउ अब इसमें आप और फर्दर मोर क्या कह रहे हैं, इसका इफेक्ट की बात कर रहे हैं आप। इफेक्ट में आपने क्या बोला, एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट। ये इफेक्ट है, बहुत लोगों की जान जाती है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर नेचुरल डेथ इन इंडिया। दिस इज द सेकेंड इफेक्ट, ठीक है, आपने सेकेंड इफेक्ट लिख दिया कि भाई सबसे ज़्यादा अननेचुरल डेथ जो है इंडिया में वो किसकी वजह से होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। इन द पास्ट 50 years मोर पर्सन सकम टू डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट देन इन वॉर्स विद आवर एनिमी कंट्रीज। मतलब आपको पिछले 50 साल के इतिहास में आपने यहाँ पे अपना आपने जिसको बोलते हैं कि एक जस्टिफाइड कारण या जस्टिफाइड कॉज भी आपने यहाँ पे दिया है, इफेक्ट भी दिया है, जो आपकी कंसर्न का कारण है बहुत बड़ा, कि इतना बड़ा जो स्टैटिकल डेटा है कि भाई 50 साल में इतने लोग सड़कों पे मरे हैं जितने लोग हमसे हमारे लिए देश के लिए जंग लड़ते हुए भी शहीद नहीं हुए, उससे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा जो है उन लोगों का है जो कि सड़कों पे जिनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट, राइट। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द डायर इफेक्ट ऑफ द रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। तो आपने इफेक्ट बात कर ली यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। सो द टाइम हैज़ कम टू डेवलप अ मूवमेंट अगेंस्ट रेकलेस ड्राइविंग। और इस वजह से आपने कहा कि इस वजह से आई एम राइटिंग टू यू, और इस वजह से अब ये वक्त आ गया है कि वी हैव टू स्टार्ट मूवमेंट अगेंस्ट रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग के खिलाफ अब आवाज़ उठाने का समय आ गया है, या मुहिम चलाने का समय आ गया है, या इट इज़ अ टाइम टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज और ब्रिंग अबाउट द डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ people, and you have to really make them understand that this is not the way of life। आप ऐसे नहीं चल सकते। I hope civic authorities and civilized people will pay heed to my prayer। और आप क्या कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ कि civic authorities जो मतलब आसपास के जो लोग हैं, जो civic authorities हैं, concerned authorities हैं, civic authorities मतलब आप बात कर रहे हैं जैसे नगर निगम वाले हो गए या पुलिस अथॉरिटीज़ हो गई, वो लोग और बाकी जो civilized people, मतलब we are talking about the civilized society, सिविलाइज्ड लोग, सिटीजन्स जो हैं देश के, वो मेरी प्रेयर, मेरी इस प्रार्थना पे ध्यान देंगे या मेरी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हीड मतलब ध्यान देना, हीड टू माई प्रेयर्स। आई एम राइटिंग टू योर एस्टीम्ड सेल्फ to express my deep concern over alarmingly increasing road rage
ऑन द रोड्स और सोसाइटीज़ लीडिंग टू काउंटलेस एक्सीडेंट्स एवरी डे। अब ये जो है ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। उसी बात को कहने का दूसरा तरीका जो है वो ये भी हो सकता है, ठीक है। आई एम राइटिंग टू योर एस्टीम्ड सेल्फ टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न ओवर द अलार्मिंगली इंक्रीजिंग रोड रेज, ठीक है। इंक्रीजिंग रोड रेज मतलब जो रोड रेज की जो बातें, जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाह रही हूँ, जो अलार्मिंग रेट पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप उसकी बात कर रहे हैं इन आवर सिटी, हमारे शहर में, ठीक है। लीडिंग टू काउंटलेस एक्सीडेंट्स एवरी डे, जिससे की वजह से अनगिनत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो रिमेंबर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विल ऑलवेज हेल्प यू एंड दे विल ऑलवेज मेक योर राइटिंग मोर effective and more impactful. So this is very important, right? Road accident statistics India has confirmed. अब यहाँ पे आपने statistical data दिया है. Statistical data always help. जब आप कोई बात कर रहे हैं and you back it with the data, right? जब आप उसको proof के साथ back करते हैं, obviously आपकी बात की जो अहमियत है या उसकी जो importance है वो बहुत बढ़ जाती है, right? 1214 road accident every day in India. 20 children in the age group of 3 to 14 lose their lives every day due to these accidents. And these are obviously जब आप बच्चों की बात करते हो तो हमें समझ में आता है कि वो बच्चे नहीं हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, ये किसी के रोड रेज का शिकार हुए हैं, राइट? तो ये आपको समझ में आता है। इसमें आप अगर कोई एग्जाम्पल हो आपके पास तो आप वो एग्जाम्पल भी साइट कर सकते हैं. दिस विल ऑलवेज इनहेंस योर वेटेज ऑफ द आंसर, ठीक है. 20 चिल्ड्रन इन द ग्रुप, स्टैटिस्टिक्स एग्जाम्पल विल ऑलवेज इन्हांस योर आंसर्स. और अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है, कोई मेजर लिया है, अगर आप उसको भी फोकस कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपके आंसर को इन्हांस करने में काम आएंगी. द नंबर ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स have been constantly on the rise. The recent survey on the maximum number of car ownership has confirmed the maximum number of cars and bikes in a city. मतलब दिल्ली की बात हो रही है तो यहाँ पे उसने बोला कि भाई जो नंबर है जो बढ़ती जा रही हैं आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जगह जो पर्सनल कार्स लोगों के पास बढ़ती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं बाइक्स एंड कार्स कि वो भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग नंबर है. मतलब इसमें उसने नई दिल्ली की बात की है, ठीक है. नई दिल्ली की बात हो रही है तो उसने रिसेंट सर्वे में बताया कि भाई नई दिल्ली में मैक्सिमम नंबर जो कार ओनरशिप है पूरी कंट्री में वो कहाँ पर है, दिल्ली में है. ये उसने फैक्ट दिया है, ठीक है. ये हमने फैक्ट दिया है. द मोस्ट वरी कॉजिंग एस्पेक्ट इज द पेरेंट्स अलाउइंग देयर माइनर एंड इमैच्योर चिल्ड्रन टू ड्राइव हाई एंड व्हीकल्स ऑन द रोड्स. अब इसमें एक और उसने कॉज क्या दिया है, उसने कॉज दिया कि इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो रोड रेज होती है, दूसरा होता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने माइनर जिनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जिनके पास, या इमेच्योर बच्चों को चलाने के लिए हाई एंड व्हीकल जो है दे देते हैं, ठीक है. बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कार, बाइक जो है पेरेंट्स दे देते हैं. दे डू मैक्सिमम एक्सीडेंट्स, उनसे मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि उनका जो रिफ्लेक्स है वो ऑब्वियसली काम नहीं करता इन टर्म्स ऑफ जब आप किसी सिचुएशन में आप आते हैं या पढ़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस द ट्रैफिक पुलिस अपीयर्स टू बी लेजली इनडिफरेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड रेज. अब यहाँ पे आपका जो थोड़ा सा टोन है वो आपने tough किया because obviously the problem is so big and you see that you know the authorities are not paying as much heed to the problem as required. तो यहाँ पे आपने अपना टोन जो है थोड़ा सा सख्त किया, रवैया जो है थोड़ा सा सख्त किया. फिर आपने क्या कहा, आपने कहा apart from this the traffic police appears to be lazily indifferent. मतलब lazily indifferent मतलब आपने अपने यहाँ पे indignance शो की, मतलब आपने अपना जो गुस्सा है, जो जायज़ गुस्सा है वो आपने शो किया, ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ द रोड रेज. ऑफन द जंपिंग ऑफ द रेड लाइट इज कंडोन्ड, मतलब माफ़ कर दी जाती है. कंडोन मतलब उसके लिए आपको सज़ा नहीं दी जाती. जब रेड लाइट लोग जंप करते हैं तो उसके लिए नॉर्मली माफ़ कर देता है ट्रैफिक पुलिस भी, और उसके लिए आपको सज़ा नहीं मिलती. Even after being caught red-handed, the culprit are not punished because of their political connections. अगर आपको किसी ने red-handed पकड़ भी लिया, कि आपने ड्रंक एंड ड्राइविंग में पकड़ लिया या आपने किसी और चीज़ में पकड़ लिया, तो भी सामने वाला जो है वो कई बार स्कॉट फ्री चला जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो अपने बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस या अपने इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस या अफ्लुएंट कनेक्शंस भी आप बोल सकते हैं. क्या अफ्लुएंट कनेक्शंस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसको की वजह से. Now, if immediate countermeasures are not taken, the city roads will become veritable killer roads. तो उसने क्या बोला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में हमने ये बोला है. इसमें हमने देखा है कि हमने शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किए हैं, राइट. तो मैंने आपको दोनों वे में बता दिया किस तरह से आप लिख सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको क्या कंसर्न जो है वो रेस किया गया है या आपको क्या सिचुएशन दी गई है लिखने के लिए. यहाँ पे बोला गया है अगर आपका काउंटर मेजर्स नहीं लिए गए तो सिटी रोड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, वेरिटेबल किलर रोड्स में तब्दील हो जाएंगी. ट्रैफिक पुलिस मस्ट एक्ट प्रोएक्टिव
प्रोएक्टिवली, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शंस, मतलब प्रोएक्टिवली मतलब बहुत अच्छे से आपको उस पर एक्ट करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस आपको लेने चाहिए माइनर्स के अगेंस्ट जो कि ड्राइव करते हैं, जो कि अभी नहीं कर सकते उसके बावजूद ड्राइव करते हैं और रेकलेस ड्राइविंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टर्न एक्शंस लेने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी कॉशियस होने की ज़रूरत है जो कि अपने माइनर बच्चों को अलाउ करते हैं ड्राइव करने के लिए। आई अपील, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आई अपील टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड कॉलम्स, मतलब आपके जरिए, है ना, टू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड कॉलम टू लुक इनटू द इशू एंड डू द नीडफुल। Through the column of your esteemed Delhi, I wish to draw the attention of traffic police of Delhi towards reckless driving. अब क्या बोला है कि भाई आपके esteemed Delhi की माध्यम से, esteemed Delhi के माध्यम से, सॉरी, हम आपका attention कहाँ draw करना चाहते हैं, हम authorities का attention draw करना चाहते हैं, किनका, स्पेशली हम traffic police of Delhi का attention draw करना चाहते हैं इस major concern के ऊपर, राइट, क्योंकि मैंने दिल्ली का एड्रेस दिया है इसलिए दिल्ली है, अगर कोई और जगह है तो आप वो जगह भी लिख सकते हैं। और ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ स्पेसिमन कॉपी, राइट, फॉर्मेट है, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। आप बाकी उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आपका कॉल है, वो आपका पर्सनल आपका टेक होगा इस पे, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, इट इज़ हाई टाइम दैट प्रॉपर स्टेप्स आर टेकन टू put a stop to the reckless driving of motor cars and other vehicles in the street of our thickly populated city. In the street नहीं होगा यहाँ पे, हमें क्या करना है, on the street, ठीक है। यहाँ पे प्रपोजिशन की थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अ थिकली पॉपुलेटेड सिटी। ऑब्वियसली दिल्ली है, सो वी नो इट्स अ थिकली पॉपुलेटेड सिटी। आप यहाँ पे चाहें तो आप मेट्रो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है तो यहाँ पे आप कैपिटल ऑफ द कंट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंडिंग आप कहाँ से लिख रहे हैं। अगर आप जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ जैसे अगर आप कह रहे हैं कि टियर 2 सिटी है तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। अगर रूरल क्षेत्र है तो रूरल क्षेत्र में प्रॉबेबली इस तरह की दिक्कतें, कठिनाइयाँ कम होती हैं, वहाँ पे दूसरे प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं कि कई बार रोड्स जो हैं वो नहीं होती, या रोड जो हैं वो टूटी हुई होती हैं, उतना स्मूथ ट्रैफिक सिस्टम नहीं होता, ये सब कठिनाइयाँ वहाँ पे ज़्यादा आती हैं। लेकिन रेकलेस ड्राइविंग की आपको समस्याएं जो हैं वो ज़्यादातर या तो आपको हाईवेज़ में मिलेंगी या फिर आपको टियर 2 टियर 1 सिटीज़ में आपको ज़्यादा मिलती हैं, राइट। Only 2 days ago, अब यहाँ पर if you have any instance to quote, instance means if you have any instance to quote, you can also put it across. Instant to quote मतलब क्या होता है, example, राइट। इफ़ यू हैव एनी एग्जाम्पल और इंस्टेंट टू कोट, ये भी आप डाल सकते हैं। इससे आप जो लेटर लिख रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात हुई है या हाल में कोई ऐसी चीज़ घटित हुई है, कोई ऐसा घटनाक्रम रहा है, या आप कह सकते हैं कोई ऐसी प्रोसीडिंग रही है चीज़ों की जो आप कंसर्न रेज कर रहे हैं, उसके रेफरेंस में आपके बात को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा स्ट्रांगली पुट अप कर सकती है, तो यू नीड टू राइट दैट एज वेल। जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, ओनली 2 days ago अ पुअर old beggar narrowly escaped from being run over by the motor car going at a very high speed. The beggar was crossing the street when the car came dashing along the speed above 90 kilometers an hour, which is a very high speed, and you are basically speeding beyond the limits, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। Many women and children who try to cross the roads of this overpopulated city become victims to such reckless driving. This has caused many fatal accidents. ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल जो है वो एक बेगर का दिया है, स्ट्रीट पे वो स्ट्रीट बेगर्स जो कि क्रॉसिंग वगैरह पे नॉर्मली आप देखते हैं, हु कम्स आउट टू यू, हु रीच आउट टू यू फॉर बेगिंग एंड स्टफ, और उनके बारे में कहा गया है दैट ही वाज ऑलमोस्ट रन ओवर, लाइक उसको ऑलमोस्ट जो मोटर कार है वो मार के चली जाती, लेकिन वो बच गया। लेकिन इस तरह से बहुत सारी घटनाएं जो हैं होती हैं, जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो उसके लिए आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं द पीपल हु आर वॉकिंग ऑन दी स्ट्रीट्स, या यू आर सेइंग द पीपल हु आर क्रॉसिंग दी जेब्रा क्रॉसिंग, और पीपल हु आर वॉकिंग ऑन दी पाथवेज या साइड वॉक्स या पेडिस्ट्रियन। साइड वॉक किसको कहते हैं, जो पेडिस्ट्रियन वे होता है उसको साइड वॉक भी कहा जाता है, उनके लिए भी दिक्कत है। इनफैक्ट इसमें आप बहुत बड़े बड़े इसमें बहुत बड़े बड़े एकदम मल्टी स्टारर लोगों का भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट दैट इज अप टू यू। अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डालेंगे, राइट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके कंसर्न को सपोर्ट कर रही है या आपकी बात को ज़्यादा
आप कह सकते हैं इफेक्टिव वे में सामने वाले को पहुंचा रही है. यू नीड टू पुट दोज इंस्टेंसेस अक्रॉस. राइट नाउ there is no doubt that regulations regarding speed limit do exist, but the drivers pay no heed. अब यहाँ पे हमने B को कैपिटल में लिखा है, आप इसको क्या स्मॉल लिख सकते हैं अगर आप ग्रामेटिकली लिख रहे हैं. बट हमने क्या किया है एक्चुअली, बट वॉज फॉर अ लिटिल एम्फोसाइज अगर आप उसमें देना चाहते थे. बट अगर आप नहीं देना चाहते, इट वुड बी बेटर अगर आप उसको बट अगर आप लिख रहे हैं और एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं, इट इज़ बेटर कि आप उसको एपोस्ट्रोफीज में लीजिए, वरना आप B स्मॉल कर सकते हैं. ठीक है. द पुलिस टू टेक लिटिल और नो notice of these offenders, hence accidents are almost a daily occurrence. मतलब क्या कि ये डाउट नहीं है इस बात में that the regulations are very much in place, right? Regarding speed limit exist करते हैं, but उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती. Pay no heed मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान ना देना, right? Police to take little or no notice of these offenders. Offenders मतलब क्या, offend करने वाले. ठीक है. जो कि आप कह सकते हैं लॉस को तोड़ने वाले, उनको हम कहते हैं लॉ ऑफेंडर्स. राइट. उनका नहीं लिया जाता और इसी वजह से दिस इज अ डेली अकरेंस. द पुलिस मस्ट स्ट्रिक्टली एनफोर्स द रेगुलेशंस रिगार्डिंग लिमिट. अब एनफोर्स करना क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यू हैव टू पुट इट आउट देयर, है ना. आपको उसको बहुत ज़्यादा आपको ये करना है कि आपको थोड़ी सख्ती बरतने की बात हो रही है. राइट. रेगुलेशंस रिगार्डिंग लिमिट. द पब्लिक हु आर द वर्स्ट सफरर्स मस्ट ब्रिंग प्रेशर टू बेयर अपॉन द पुलिस एंड authorities to put upon the police and other authorities to put a stop to reckless and negligent driving. Right. इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको reckless and negligent driving क्या हो गई, negligent driving जो कि बहुत ही बेपरवाही से ड्राइव की जाती है, उसको हम कहते हैं negligent. ठीक है. negligent driving को आपको कहीं ना कहीं पुलिस और अदर अथॉरिटीज़ को you have to put them to answer, you have to put them in the position where they are answerable to public. राइट. क्योंकि पब्लिक जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है. अदरवाइज दिस मेनिस मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो मेनिस टू द सोसाइटी होता है ना, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल या मुसीबत जो है सोसाइटी के लिए, ये कभी ख़त्म नहीं होगी. अनअबेटेड लीडिंग टू मोर डेथ. अनअबेटेड मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, एंड इट विल लीड टू मोर डेथ एंड मोर over the period of time. Now, it is high time the proper steps are taken to put a stop to this reckless driving of motor cars and other vehicles in the street of the city. अब इसमें आपने सजेशन दिया है कि भाई क्या करना है ना, कि बहुत हाई टाइम है, आपको ये रोकना है और आपको क्या कर सकते हैं, लाइसेंसेस जो हैं, लाइसेंसेस ऑफ द ड्राइवर्स हु आर इन द हैबिट ऑफ रैश ड्राइविंग शुड बी कैंसल्ड एट वंस. नाउ यू आर बीइंग वेरी वेरी स्टर्न विथ योर सजेशन, राइट, कि जो लाइसेंस है उनको फोरफीट कर लीजिए, उनको कैंसिल कर दीजिए एट वंस. आपको उसको रोक देना है, उस पर रोक लगानी है. ठीक है. पुलिस चेक पोस्ट should be set up at the small distances. Surprise, like आपने कितने सारे suggestions आप दे रहे हैं, right? आपने पहले सबसे पहले कहा in a very in a very tough way you said that this has to stop somehow, right? Second thing that you suggested was कि licenses जो हैं, जो कि बार-बार offenders हैं, जो कि बार-बार traffic offend करते हैं, उनका क्या कर लेना है, forfeit कर देना है, cancel कर देना है. Then you said कि police check post जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, small distances पे set up होना चाहिए. Surprise rates की आपने बात की, should be made on the running buses. ठीक है. Traffic rules must be observed. आपने कितनी सारी चीजें, मैंने आपसे कहा था कम से कम 3-4 सजेशन हमें देने होते हैं, राइट. ऑफ कोर्स आपको 1 2 3 4 करके सजेशन नहीं देने होते. यू हैव टू मेक इट इन अ वे, आपको ऐसे लिखना होता है, आपको पैराग्राफ ऐसे फॉर्मुलेट करने होते हैं कि आप उसमें इस तरह से पुट आउट करें उनको कि वो लिटरली आपको ऐसा लगे कि एक फ्लो में आप बात कर रहे हैं, राइट. अब यहीं पे अगर आप देखते हैं तो आपने कितनी सारी बातें बोली. पहली चीज तो आपने ये बोली कि लाइसेंस जो है ड्राइवर्स के हु आर इन द हैबिट ऑफ रैश ड्राइविंग should be cancelled or forfeited. ठीक है. पुलिस चेक पोस्ट की आपने बात की, should be set up at small distances. Then you spoke about surprise raid should be made on the running buses. Then you said traffic rules must be observed. ठीक है. Traffic rules must be observed. Underaged drivers and those driving without license should be punished. The drivers found driving in this drunken state should be dealt sternly. Speed breakers, roundabout and traffic lights should be set up where necessary. So basically मैंने आपसे कहा था 3 से 4 suggestion, but I ended up giving
7 suggestions over here, right? कि 7 reforms जो किए जा सकते हैं या suggestions जिसमें हमें लगता है कि we can actually make a difference or we can actually make about a change, हमने वो suggestion दिए हैं and of course these are all a legitimate thing, right? इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अगर आप इसको पढ़ेंगे जो आपको लगेगा out of league है या out of line जा रही है या फिर it is not crisp enough. Everything has been said in few words and everything has been put out there in one पैराग्राफ, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपको किस तरह से अपनी बात को रखना है। ऑलराइट, नाउ by addressing this issue, अब लास्ट का आप कंक्लूड उसको कैसे करेंगे? by addressing this issue, it is hoped that the public awareness toward the danger of the reckless driving can be raised. I request the authorities through this column to enforce the rule of the road and educate the people about traffic rules. तो आपको लास्ट में जब आप कंक्लूड करते हैं, of course आप अपना देखेंगे from whoever like XYZ, ठीक है? आपको जो भी दिया, जैसे वानिया नरेंद्र के नाम से था तो वानिया नरेंद्र आप लिख देंगे, लेकिन उसमें लास्ट जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, जैसे मैंने कहा था कि इसको हमने 5th पैराग्राफ लिया था, पर अगर आप इसको 5th नहीं भी काउंट करते हैं तो आप इसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ बोलेंगे, राइट? एंड इन दिस कंक्लूडिंग पैराग्राफ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव अ tone that suits the concluding paragraph, right? You need to say by addressing this issue, right? जो issue आपने इतना raise किया, by addressing this issue, it is hoped that the public awareness towards the danger of reckless driving can be raised. इसमें आप ये भी कह सकते हैं by addressing this issue, I hope, right? You can make it more subjective by saying I hope that the issue has been addressed. या फिर आप कह सकते हैं it is hoped that the public awareness towards the danger of the reckless driving can be raised and can be resolved, right? आपने रेज किया और आपने रिजॉल्व करने की भी आप उम्मीद कर रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप यहीं पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन इवन ब्रेक द पैराग्राफ, बट इट इज़ बेटर, आई वुड सजेस्ट ये एक ही सिंक में है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज थ्रू दिस कॉलम टू एनफोर्स द रूल ऑफ द रोड एंड एजुकेट द पीपल अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड योर्स सिंसियरली या योर्स क्या कह सकते हैं, वन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वट एवर, जो भी आपको लगता है कि उसमें जो भी आप लिख सकते हैं एंड एट द एंड जिसमें आप अपना सब्सक्रिप्शन नंबर एंड बाकी सारी चीज़ें अपनी डिटेल्स आप दे सकते हैं, उससे पहले आपको उसको कंक्लूड करना होगा। विद दिस बेसिकली आई थिंक यू आर वेरी ट्रू। आपको एक बहुत सिंपल सी लेकिन आपको एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक जो है समझ में आई होगी। जैसे मैंने कहा लेटर टू द एडिटर, दिस इज जस्ट वन ऑफ द कंडीशंस, ठीक है? आपको बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस मिल सकती हैं। ये मैंने इसलिए चुना बिकॉज वन थिंग इज देयर दैट इवन इफ यू आर राइटिंग अ फॉर्मल और इनफॉर्मल, हम दोनों ही चीज़ों की एक चीज़ को आप कह सकते हैं कि एक मॉडस ऑपरेंडी हमें कहीं ना कहीं इसमें समझ आई है, राइट? आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, आई ट्राई टू गिव यू द फॉर्मेट, आई ट्राई टू गिव यू व्हाट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट, राइट? हमें क्या क्या उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, पहला पैसेज कैसा होना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड कंक्लूडिंग एंड वट एवर, राइट? आई थिंक वी आर मेकिंग सेंस, आई हैव मेड सेंस। हमने स्पेसिमेन भी डिस्कस किया है, उसमें जो चेंजेस होने हैं, एडिटिंग आप कर सकते हैं, आप उसको ज़्यादा व्यक्तिगत बना सकते हैं, सब्जेक्टिव बना सकते हैं, दैट विल बी योर कॉल। ऑलराइट, ये सिर्फ एक स्पेसिमेन था, इस तरह के हम और भी चीज़ें करने वाले हैं बिकॉज हमें क्रिएटिव राइटिंग, यू नो इट्स अ वेरी बिग पार्ट हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न का। 9th 10th दोनों का ही बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से राइटिंग स्किल्स में आने वाला है, ठीक है? जिसमें ग्रामर भी है और राइटिंग स्किल, जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं वो भी टेस्ट की जाएंगी। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि इसमें और कुछ ऐड हो सकता था एंड आई मिस्ड अपॉन समथिंग, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट, राइट? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है स्टेप अप अकेडमी, आपको हमारी अकेडमी को इनरोल करना है, लाइक ऑब्वियसली इनरोल करना है एज एन सोशल मीडिया चैनल है यूट्यूब पे, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जितने वीडियोस हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं एंड यू विल हैव द वेरी गुड अथॉरिटी ओवर योर लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9th 10th हम बिल्कुल प्रो की तरह क्रैक करने वाले हैं, ठीक है? बाकी और स्टेप अप अकेडमी में आपको बता दूँ, हम बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे क्लैट, नीट या CUET जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं हम उनकी भी तैयारी करते हैं। तो बेसिकली एक अम्ब्रेला के नीचे आपको सब तरह की तैयारियां, सब तरह की पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है? सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी गुड, स्टडी हार्ड, बट एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।